नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एचसीयू, डीयू, जेएनयू, बीएचयू, सीयूसीटी सभी के एंट्रेंस फॉर्म एडमिशन के लिए आ चुके हैं। और आप सभी कोई ना कोई एचसीयू की तैयारी, कोई डीयू, मतलब कहने का मतलब है कि आप सभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं। तो जिसमें से एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी है, तो उसका एंट्रेंस एग्जाम तो अभी 15 सितंबर से पहले पहले होने वाला है। तो सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म भी आ गए हैं। और लगभग 15 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी अब जैसे 15-16 अगस्त है आज, तो 1 मंथ है, आपके पास 30 दिन का टाइम है। तो 30 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, 30 दिन में आपको ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी है कि 30 दिन में आपका रिवीजन भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रहे और आपके क्वेश्चन को देख के ऐसा डर नहीं लगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मेरे को दिमाग में नहीं रखा, कैसे सोल्व करूँ, ऐसा नहीं लगे। तो आपको इस प्रकार से सिस्टम से कोई तैयारी करनी पड़ेगी। 30 दिन में आप ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 30 दिन में आप ईज़िली एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे। बस आपको थोड़ी-सी रणनीति है, वो अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी और उसमें देखते हुए चलना पड़ेगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता, पर अभी आप 30 दिन में क्या पढ़ेंगे, वो ज़रूर मैटर करेगा। अगर आप 30 दिन में ऐसे ही निकाल देंगे कि हाँ, चल मैंने पढ़ा है, वो कर दूँगा, मुझे याद है, सब कर दूँगा, तो कुछ नहीं होने वाला। तो 30 दिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अभी तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे डीयू, बीएचयू, जेएनयू, सीयूसीटी, इसमें कुछ में कॉमन सिलेबस है। तो कॉमन सिलेबस है, तो आप उस कॉमन सिलेबस को देखें पहले। जैसे कॉमन सिलेबस की बात करें तो अपन को पता ही है कि कॉमन सिलेबस के अंदर आप बात करें तो रियल एनालिसिस का सिलेबस है, ओडी एंड पीडी आता है, ग्रुप थ्योरी, नंबर थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, बस ये 4 टॉपिक तो सब में कॉमन है। तो आप इन चारों टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ें कि आपको इन 4 में पहले ये देखना है कि आपको कौन-सा टॉपिक है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ यार, इसको तो मैं कर दूँगा, कि ये तो मेरे को ईज़िली हो जाएगा। कुछ कॉन्फिडेंस वाला टॉपिक देखो। जैसे मान लो किसी को लग रहा है कि वो रियल अच्छे से कर पाएगा, किसी को लग रहा है कि नहीं उसका ओडीपीडी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी को लगता है कि वो है ना ग्रुप थ्योरी कर देगा इजी से, ग्रुप थ्योरी अच्छी लगती है, सबकी अलग-अलग चॉइस है। पर आप ऐसे खुद से कॉन्फिडेंस आए कि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है, जैसे मान लो कोई ने चूज़ कर लिया कि उसको ग्रुप थ्योरी अच्छे से आती है, तो सबसे पहले उसका काम ये होना चाहिए कि जितने भी ग्रुप थ्योरी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, जैसे सबसे पहले तो 2020 का पेपर देखें आप। तो आपको पेपर देखने से फ़ायदा ये होगा, आपको एक तो ये पता लगेगा कि क्वेश्चन है, वो कौन से पार्ट से पूछ रहे हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट के कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन-सी थ्योरम्स अप्लाई हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन है। एक ये पता है क्वेश्चन्स का लेवल कैसा है, ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने जो पढ़ा है उससे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो एक तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उस नोटबुक में जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनको सभी को नोट डाउन करो कि ये तो बार-बार रिपीट हो रहा है, या ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से समझ ही नहीं आया कैसे करना था। तो उसको नोट डाउन करें, ताकि क्या होगा, जब आप एग्जाम देने जाएँगे तो उन पे ज़रूर ऐसे सरसरी नज़र डाल के जाएँ कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है। और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ और सिलेबस के लिए आप टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के सर्च बार में, तो आप यहाँ पहुँच जाएँगे। तो अब कॉमन सिलेबस में पढ़ना, आपको पहली बात तो ये। और कुछ टॉपिक ऐसे आते हैं पेपर में, जैसे कोई पेपर है, आप कोई भी पेपर देने जाएँगे, जैसे मान लो सपोज़ दैट आप ड्यू का पेपर चूज़ करते हो, तो उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, तो उस 50 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सभी के सही होने चाहिए, कोई उसमें गलत नहीं होना। जैसे मान लो ओडी का पेपर आता है, ओडी है, पीडी है, तो इनके अगर मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो 10 आपके करेक्ट होने चाहिए, उसमें आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप इनमें से 10 में से सपोज़ दैट आपके 8 सही हैं, 2 गलत हो गए, तो ये 2 गलत की भरपाई आप कहाँ से करोगे, क्योंकि ये तो ईज़ी क्वेश्चन थे। अब आपको हार्ड टॉपिक से ईज़ी क्वेश्चन बैलेंस कर रहे हो, इसका मतलब कि आप पीछे जा रहे हो, इसलिए ईज़ी क्वेश्चन तो आपको गलत होना नहीं चाहिए। तो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए, उनको आप चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ये टॉपिक आता है और इसका क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होना चाहिए, इसमें मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, या तो आप उनको अटेम्प्ट ही मत करो। जैसे ओडी का क्वेश्चन तो ऐसा आता है, भले वो कोई भी एग्जाम हो, ओडी का क्वेश्चन होने लायक ही आता है। जैसे मान 10 में से हो सकता है कि एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा आ जाए, टेढ़ा आ जाए, तो आप उसको अटेम्प्ट ही मत करो, बाकी 9 तो करो ना, वो एक्यूरेसी के साथ करो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। क्या होता है कि आप लोग ध्यान नहीं देते, सीयूसीटी और बीएचयू का जो पेपर होता है, वो ईज़ी भी आता है, ठीक है? ईज़ी तो आता है, पर इसमें थोड़ा-सा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो इसमें तो 100 आते हैं, इसमें 120 आते हैं। तो आपको पता नहीं लगता, आप अटेम्प्ट करते टाइम ये ध्यान नहीं दे पाते कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने आप हल्के में लेके अटेम्प्ट कर रहे हैं। पर जब डीयू और जेएनयू का पेपर देने जाते हो, तो आपके साथ उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है इसमें कौन-सा ऑप्शन करूँ? समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट लगता है जेएनयू और डीयू में, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आते भी हैं, पर कम आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जेएनयू और डीयू का पेपर लें, उसका हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता है तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखें और उसमें कॉन्सेप्ट को समझें कि हाँ, आपने कहाँ गलती करी थी, यार ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों नहीं आया था, तो उसको आप नोट करें। तो उसको आप नोट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ऑब्वियस बात है कि
जो डीयू के पेपर और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने पेपर बनते हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न पे ही बनते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाया जाता। अब क्योंकि पेपर जो एग्जामिनर सेट करता है उसको देखना पड़ता है कि कितने टाइम में पूरा हो पाएगा, सब कुछ चीज़ें मेंटेन रहती है, इसलिए वो प्रीवियस ईयर पेपर का जो ढांचा होता है उसी को फॉलो करते हैं। तो फिक्स होता है कि ओडी के कितने क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट उनको नोट करें आप, एक एक को नोट करें कि हाँ इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें आइगन वैल्यू निकाल रहा है, इसमें आइगन वेक्टर निकालने हैं, इसमें ऐसा करना है। जैसे ग्रुप थ्योरी से आपको लग रहा है कि हाँ साइलो थ्योरम से पूछा जा रहा है, साइलो के जैसे 3 थ्योरम है, तो 3 थ्योरम में से कोई ना कोई एक थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछ लेगा, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पूछ लेगा। तो वो कॉन्सेप्ट आप सारे के सारे नोट करें। और सीयूसीटी और बीएचयू को पेपर जब भी आप पुराना पेपर करें तो उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम होने चाहिए, आप गलती नहीं करें। और इसी से प्रैक्टिस करें। जैसे मान लो आप सपोज दैट प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपने चूज करा रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस में आप 2020 का पेपर लें, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16। अब 2020 में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सभी के पेपर सोल्व करें, 2019 वाले करें सभी के, क्योंकि इससे आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे, वैरायटी हो जाएगी क्वेश्चंस की। और वैरायटी से तो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मान लो किसी को आते ही नहीं है कि लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, पर आपने लिमिट पॉइंट के 6 क्वेश्चन कर लिए तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हाँ लिमिट पॉइंट तो ऐसे ही निकालते हैं। तो आपको वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी इतना ही टाइम है, अगर आप थ्योरी पूरी पढ़ने बैठेंगे तो आप एक टॉपिक की थ्योरी, एक सब्जेक्ट की थ्योरी कर पाएंगे मुश्किल से, क्योंकि इतना ही टाइम आपको प्रैक्टिस भी करनी है। इसलिए थ्योरी वाला पार्ट जो भी होगा वो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट वीडियो टाइप की या कैसे भी करके आपको मिल जाएंगे। जैसे ग्रुप थ्योरी का तो आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए कि आपको ग्रुप थ्योरी का फर्स्ट लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक ऐसा कंटेंट मिल जाएगा कि उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। तो ये तो प्रैक्टिस और रिवीजन, आप जो शॉर्ट नोट्स लिख रहे हैं ना उन्हीं का रिवीजन करिए जो इंपॉर्टेंट नोट लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कॉमन सिलेबस देखना है। कॉमन सिलेबस में जैसे रियल को 1 नंबर पर पढ़े आप, ओडीपीडी को 2 नंबर पढ़े आप, ऐसा भी कर सकते हैं कि रियल एनालिसिस साथ में पढ़ रहे हैं, ओडीपीडी साथ में। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यूएन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है करने आपके लिए। और नंबर थ्योरी के मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, उसमें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है एक पे, और एक पे फर्मट थ्योरम है और आइलर थ्योरम से रिलेटेड है। तो वो दोनों वीडियो अगर आप देखते हैं और उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, फिर अगर आपको लगता है कुछ नई चीज़ें आ रही है तो आप मेरे को ग्रुप में बता दें, मैं उस पर नई चीज़ भी आपको बता दूंगा। और ग्रुप थ्योरी इसके बाद आप सबसे पहले रियल ओडीपीडी और ग्रुप थ्योरी पढ़ें, फिर लीनियर अलजेब्रा पढ़ें। अब कॉम्प्लेक्स तो क्या है कि ये तो बीएचयू और सीयूसीटी के सिलेबस में है, जेएनयू डीयू इनमें नहीं है, इनके सिलेबस में ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है। तो आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक बार लास्ट में पढ़ लें। सबसे पहले आप रियल एनालिसिस, ओडीपीडी, अगर ये 4 टॉपिक भी आप एकदम बढ़िया से ढंग से करके जाते हैं ना, तो आप बीएचयू को छोड़ के बाकी सभी एग्जाम में आराम से इजीली कर सकते हैं। बीएचयू का मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि बीएचयू में और सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे पढ़ना है वो भी अभी देखेंगे। पर सबसे पहले तो आप इन 4 पे फोकस करें, रियल एनालिसिस, ओडीपीडी, ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा। ये 4 अगर आप कर लेते हैं ढंग से, 4 नहीं 5 हो जाते हैं, पीडी को भी अपने अलग से माना, नंबर थ्योरी को तो 7 कर लेते हैं। अगर ये एक वीक पढ़ें ढंग से तो आप इजीली हर एग्जाम क्रैक कर देंगे, बीएचयू में भी आपके अच्छे नंबर। पर इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार क्वेश्चन जैसे ओडीपीडी के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, फिर तो आपको बैलेंस करना ही मुश्किल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को लास्ट में पढ़ें। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आप पेपर ही देख लें कि आपको पता लगे कि रेसिड्यू थ्योरम पूछ रहा है कि एनालिटिसिटी से क्वेश्चन आ रहा है, कौशी-रीमान इक्वेशन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और वेक्टर कैलकुलस है। अब आप ये सोच के देखो, वेक्टर कैलकुलस है तो वेक्टर कैलकुलस में थ्योरी में क्या ही पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे थ्योरी में? सबसे पहले आता है कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाता है, फिर क्या हो जाता है, स्टोक थ्योरम आ जाती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, और ग्रीन थ्योरम है, और लाइन इंटीग्रल है। तो टोटल गिने चुने 5 या 6 टॉपिक होंगे मैक्सिमम। तो कर्ल डाइवर्जेंस डेफिनेशन आप सिंपल जानते हो, ये थ्योरम के स्टेटमेंट आप जानते हो। अगर इसकी थ्योरी अगर आप पढ़ने बैठे तो एक पेज पे 1 घंटे में इसकी आप थ्योरी निकल सकते हो, इतनी थ्योरी होती है वेक्टर कैलकुलस की। पर आपको क्या होना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, डायरेक्शन डेरिवेटिव कई बार, अब जैसे इस बार अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो जेएनयू 2020 में जो क्वेश्चन आया था वेक्टर कैलकुलस का, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया था कि पैरामीट्रिक इक्वेशन दिए गए थे, वहाँ पे आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था। तो ऐसा क्वेश्चन आप पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, तो उसको नोट कर लें, क्या पता वो सीयूसीटी में पूछा जाए, क्या पता वो बीएचयू के एग्जाम में ही पूछ ले, तो क्या पता वो जेएनयू में फिर से रिपीट हो जाए। तो ऐसे पॉइंट को आप नोट डाउन करें, तो वो आप नोट जरूर करें ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की। तो वेक्टर कैलकुलस तो एक दिन का काम है। अब बात आती है जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में मैंने आपको बता रखा है कि 2015 से लेके 2020 तक डीयू का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है। एक वीडियो है जिसमें मैंने एक पीडीएफ डाल रखी है जिसमें शॉर्ट नोट्स भी हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के। तो आप इतना काम करें पहले, उसके बाद आप बीएचयू का पेपर उठाएं, जितने भी न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वेश्चन है सारे सोल्व कर दें। अगर ये वीडियो देख के और ये पीडीएफ अगर पढ़ लेते हैं तो बीएचयू के भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और इतना कर लेंगे ना, तो अगर 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस के आ रहे हैं तो आपके 4 तो कोई नहीं रोकने वाला, 4 तो आप 100% सोल्व कर देंगे। और इतने टाइम में इतना करना बहुत सफिशिएंट है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है, क्योंकि वो पीडीएफ पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक दिन में आप न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं कि सारी वीडियो चलाए और वीडियो चला के बैठ गए बस, हाँ कि हाँ ऐसे-ऐसे हो गया, ऐसे-ऐसे नहीं करना है। आपको लिखना है कौन सी चीज़ आ रही है, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो पीडीएफ से भी आ रही हैं, कुछ ऐसी होंगी जो आपको अलग ही, तो उसको नोट डाउन कर लो आप।
एक-एक पेज या 2-2 पेज के सभी के शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आप जैसे एग्ज़ाम से पहले दिन भी अगर देखो कि हाँ, ये है, तो आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, इसका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं इसको ऐसा कर दूँगा, इसका आएगा तो मैं ऐसे कर दूँगा। अब बात करते हैं बीएचयू के सिलेबस में। अब बीएचयू के सिलेबस में क्या इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस भी है और ये सब सीयूसीटी के सिलेबस में भी है। 3D है, 2D है और छोटे-छोटे टॉपिक जैसे आप इसमें पढ़ सकते हो कि जो डायनामिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या करा, एक बेस्ट बुक लिस्ट नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है। उस 8 मिनट का, उसमें 3 बुक बता रखी हैं। उसमें से एक बुक की पीडीएफ तो ग्रुप में किसी ने डाल दी है और एक बुक की पीडीएफ मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो क्या करें, आप उस बुक से है ना इन टॉपिक्स को देख लें, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारे एक सर थे वैसे बोलते हैं, अगर आपको लास्ट टाइम में ऐसा टाइम नहीं मिलता है, टाइम के मुताबिक आप टॉपिक पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आप उल्टे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो उसमें से आप क्या करना, उसमें वैसे भी वो जो पीडीएफ है उस बुक में वैसे भी शॉर्ट ट्रिक टाइप ही दे रखा है, शॉर्ट दे रखा है, तो आप उनको देखें और क्वेश्चंस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चंस करें। और रियल एनालिसिस के मैंने 5 वीडियो डाल रखे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के, जहाँ पे अपन कॉची सीक्वेंस की बात करना बाकी है। तो उसके आगे मैं आपको छोटे-छोटे वीडियो और कुछ क्वेश्चंस डाल दूँगा। इसी प्रकार से ग्रुप थ्योरी का भी डाल दूँगा। पर इन सब के लिए ज़रूरी है आपका रिस्पॉन्स। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो ऐसा मानिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो थ्योरी-व्योरी पे कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ। पेपर सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएँगे, क्योंकि इसमें अभी टाइम भी लगता है और आप लोगों का जब रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर बनाने का मन भी नहीं करता है। तो ये है। तो अब अभी आप उसको सबसे पहले बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, वो मैटर नहीं करता। आपको बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से देखें और जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करें, क्योंकि हर वीडियो में हर क्वेश्चन को, कई बार क्या होता है, कोई क्वेश्चन को अपन 2 बार ही कर लेते हैं। लिमिट निकालने का तरीका होता है, उसमें लिमिट किसी एल हॉस्पिटल रूल से निकाल देते हैं, किसी में कैसे भी निकाल देते हैं। और कुछ क्वेश्चन आप देखना, वेक्टर कैलकुलस का जैसे सीयूसीटी का 2020 वाला वीडियो है और जेएनयू का जो वीडियो है वेक्टर, अगर ये दोनों आप देख लेते हैं तो आपसे इजी क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा आपको और हार्ड क्वेश्चन का भी आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे ही अब इजी क्वेश्चन आएगा तो वो इस सीयूसीटी 20 वाले जैसा आ जाएगा और हार्ड आएगा तो जेएनयू जैसा आ जाएगा। हार्ड जेएनयू से हार्ड तो आएगा ही नहीं एमएससी एंट्रेंस में। तो आपको ऐसे आइडिया लगेगा क्वेश्चंस कैसा है, तो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अभी 1 महीने में आपको क्वेश्चंस ही आपको अच्छी है ना वो मेहनत का फ़ायदा दिला पाएँगे, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपने नहीं करे हैं, अगर थ्योरी पढ़ रखी है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी है पर क्वेश्चंस अगर ना करें, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से हैंडल करना है। तो वो आप ज़रूर करें। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है प्रीवियस ईयर पेपर का, और प्रीवियस ईयर पेपर आप खुद से ट्राई करें, खुद से नहीं होता है तो वीडियो देखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं तो उनको कोशिश करें, जैसे वेक्टर कैलकुलस तो 1 पेज पे लिखने की कोशिश करें, न्यूमेरिकल को 2 पेज पे लिख लो, जैसे लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस थोड़े बड़े टॉपिक हैं, तो इनको 4 या 5 पेज में आप लिख के ऐसा चलें, ताकि आपको लास्ट डे जब जाएँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और ये 30 दिन है, इनको ढंग से यूटिलाइज़ करें। अब आप बस जुट जाओ एक तरीके से, कहने का मतलब ये है कि अभी जोश-वोश के साथ एकदम लग जाएँ, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप छोड़ दो चक्कर कि आपको एमएससी एंट्रेंस क्वालीफाई भी करना है। तो आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको 30 दिन पढ़ना है, तो समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। So thanks for watching and keep continue watching exponential mathematics. Thank you.